हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेनिशिया क्लासेस। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। ये हम लोगों का 8 लेक्चर है। आज हम लोग जैव विविधता के उपयोग पढ़ेंगे। आयुसीएन मतलब 2-3 टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके पैरेलल में मैंने पीटी 365 जो विजन का आता है वो भी स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं दिया हुआ था। ये पीवाईक्यूज के लिए बनी है, तो पीवाईक्यूज इसमें बहुत ज्यादा है। तो अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी समझना है इसके साथ साथ, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। पहला लेक्चर उसमें हो चुका है, आज भी मैं लेकर के आऊंगी। मतलब वो भी इसके साथ साथ ही चलेगा, कि मेरी कोशिश रहेगी कि इसके साथ ही वो भी बुक खत्म हो जाए, ठीक है। उसमें बहुत अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग। आज का जो टॉपिक है वो है जैव विविधता के उपयोग। तो हम लोग देखेंगे बायोडायवर्सिटी का क्या उपयोग है। तो जैव विविधता जो है वो मृदा अपरदन, मतलब मृदा मृदा निर्माण के लिए, मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए, और जो अपशिष्ट का पुनर्चक्रण होता है और जो सस्य परागण होता है उसके द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये नहीं भी याद रहेगा तो कोई बात नहीं। अब जैव विविधता के जो उपयोग है यहाँ से आप लोग देखिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैव विविधता के उपयोग में भोजन व उन्नत किस्म का जो स्रोत है उसके लिए जैव विविधता का उपयोग है, जैसे नई फसल के लिए, उन्नत किस्म की फसल के लिए, ठीक है। और दवाओं एवं जो दवाएं एवं औषधियां हैं उनके लिए क्या है, पुनैन, टेक्सटॉल, और जो मार्फिन है, ठीक है, बोटेनोकेमिकल्स, ये सब जो है ये दवाएं और औषधियों के लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते देखिए, पहला जो ये था, दूसरा था, तीसरा प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए भी जैव विविधता का उपयोग है। प्राकृतिक संतुलन, और फिर उसके बाद पारितंत्र जो सेवाएं हैं, जो हमारे इकोसिस्टम में जो सेवाएं दी जा रही है उसके लिए, जैसे अपशिष्ट का पुनर्चक्रण, जल संरक्षण, मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, पोषण चक्र जो चक्रण है, और सस्य परागण है, जलवायु नियंत्रण जिसमें वनों एवं सागरों द्वारा किया जाता है, ठीक है। फिर आता है सांस्कृतिक लाभ। सांस्कृतिक लाभ में धार्मिक विश्वास और राष्ट्रीय गौरव। और सौंदर्य पर्यटक लाभ में देखते हैं तो पर्यटन हुआ, पालतू जानवर और साहित्य रचना, ये सारे जैव विविधता के उपयोग के अंतर्गत आएंगे। अब इससे देखिए एक क्वेश्चन आया है, यूपीएससी 2011 में आया है, प्रीलिम्स में पूछा है कि जैव विविधता निम्नलिखित माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। तो किस आधार पे मानव जो अस्तित्व है उसका आधार बनी हुई है, तो मृदा निर्माण के लिए बनी हुई है, मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए अभी जस्ट पढ़ा हम लोगों ने, अपशिष्ट का पुनर्चक्रण ये भी पढ़ा, सस्य परागण ये भी। तो यानी कि इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप ये चैप्टर छोटा ही है, क्लियर हो गया होगा। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आयुषीयन। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये हम लोग देखेंगे। आयुसीएन एक क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका कार्य प्रकृति की अखंडता और विविधता के संरक्षण के लिए दुनिया भर के समाजों को प्रभावित व प्रोत्साहित करते हुए उनकी सहायता करना, कि जो प्राकृतिक संसाधन है उनके साथ न्याय संगत और जो पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ उपयोग को सुनिश्चित करना। मतलब देखो सीधे सीधे इसमें ये बोला गया है कि जो आयुसीएन है, पहली बात तो ये अंतरराष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका कार्य क्या है कि जो प्रकृति की अखंडता और विविधता है उसके संरक्षण के लिए दुनिया भर को जागरूक करना, प्रभावित करना, प्रोत्साहित करना, ठीक है, बताना कि जो आपके पास जो यूज है, जैसे इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बात की गई है। सस्टेनेबल यूज मतलब जो प्राकृतिक रिसोर्सेज है उसका यूज जो है वो क्या, सस्टेनेबल यूज करना, कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा के रखना, ठीक है, ये चीज है। उनके साथ न्याय संगत व्यवहार करना, ये चीज आयुसीएन का उद्देश्य है। आयुसीएन यानी कि अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा जो प्रकाशित है रेड डेटा बुक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है एग्जाम में। जो रेड डेटा बुक है वो किसकी है, किसके द्वारा प्रकाशित होती है, तो ये आयुसीएन द्वारा प्रकाशित होती है रेड डेटा बुक। अब जो ये रेड डेटा बुक है इसमें क्या प्रकाशित होता है, ये एक बुक जैसा है, इसमें क्या लिखा जाता है, तो ये विलुप्ति के कगार पे जो खड़े जो संकटग्रस्त पौधे हैं, जंतु हैं, प्रोटिस्टा, कवक प्रजातियां, इनको जो है इसमें शामिल किया जाता है रेड डेटा बुक में। तो आपको जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो रेड डेटा बुक है उसमें केवल जो विलुप्ति के कगार पे खड़े संकटग्रस्त जो जंतु हैं बस उसके बारे में यहाँ पे क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है उनको। तो केवल अगर लिख देगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए पौधे भी आएंगे, जंतु भी आएंगे, प्रोटिस्टा, कवक, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। तो यह इतना याद रखिएगा कि बस केवल अगर कोई एक दे देगा तो वो गलत हो जाएगा, सारे आएंगे ये सब, ठीक है। अतः जो विलुप्ति होने वाली प्रजातियां हैं उनको सूचीबद्ध किया जाता है रेड डेटा बुक में, ठीक है। अब यहाँ पे जो आयुसीएन है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की परिभाषा के अनुसार किसी प्रजाति को तब विलुप्त माना जाता है, विलुप्त का मतलब तब एक्सटिंक्ट माना जाता है जब वो अपने प्राकृतिक आवास में
कितने वर्ष तक ना देखे, 50 वर्ष से वो ना देखी गई हो। जैसे कोई भी मान लीजिए आप इतनी चिड़िया देख रहे हैं, कोई चिड़िया 50 वर्ष से अगर नहीं देखी जा रही है इन्वायरमेंट, तो वो उसको एक्सटिंक्ट माना जाएगा, विलुप्त माना जाएगा। ठीक है, कोई भी जीव जंतु, पौधे हुआ, प्रोटिस्टा हुआ, कवक हुआ, कोई इसमें से अगर 50 वर्ष तक नहीं देखा गया तो वो क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्ट माना जाएगा। अब IUCN की जो सूची बना है, ये सूची यानी जो रेड डेटा बुक, उसके मुख्य लाभ है, क्या क्या लाभ हैं ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला जो है, जैव विविधता जो संकटग्रस्त के महत्व के विषय में जागरूकता उत्पन्न करता है। दूसरा, स्थानीय स्तर पर संरक्षण कार्यों का निर्देशन देता है। और जो संकटापन्न प्रजातियां हैं उनकी पहचान व उनका क्या किया जाता है, उनके सुधार के लिए काम किया जाता है, अभिलेखन किया जाता है। और दूसरी, चौथा क्या है, जैव विविधता ह्रास की लिखित जो है सूची का निर्माण किया जाता है, पूरा डेटा इकट्ठा करके रखा जाता है, पूरा डेटा है, तो जिससे आप लोग को प्रॉपर, मतलब कोई भी देखता है तो उसको पता चलता है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे दिया गया है। अब जैसे अब देखिए यहाँ पे IUCN की रेड लिस्ट में जो इरावदी डॉल्फिन है, ये जो है ये समुद्री डॉल्फिन है। ये कहाँ पे पाई जाती है, ये भी एग्जाम में पूछा है। तो ये जो है ये बंगाल की खाड़ी में पाई जाती है, इरावदी डॉल्फिन। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इसके बारे में क्या है कि ये IUCN का जो रेड डेटा लिस्ट है, उसमें किस कैटेगरी में ये आती है, तो इंडेंजर्ड की श्रेणी में ये आती है, यानी कि संकटग्रस्त श्रेणी। ठीक है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है इरावदी डॉल्फिन। कहाँ पे पाई जाती है, बंगाल जो है, बे ऑफ बंगाल, जो बंगाल की खाड़ी है वहां पे पाई जाती है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड PYQs देख लेते हैं। ये देखिए UPSC 2015 का क्वेश्चन है। यहाँ पे प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN, और तथा क्या है, वन्य जीव जो प्राणी जाति एवं वन्य जो वनस्पति जाति संकटापन्न स्पीसीज के अंतर्गत जो व्यापार कन्वेंशन होता है, यानी कि जो साइट्स होता है, CITES, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज फॉर वर्ल्ड वाइड फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे देखना है, यानी कि सीधे इस क्वेश्चन पे ये पूछ रहा है कि IUCN जो है और जो साइट्स है उसके संदर्भ में क्या है, कथन दिए गए हैं, उसको क्या करना है, देखना है कौन से कथन सही है। पहला बोला गया है कि जो IUCN है वो क्या है, वो एक UN का एक अंग है, तो ये ही गलत हो जाएगा। जो IUCN है ये UN का एक अंग नहीं है, ये यूनाइटेड नेशन का अंग नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा कथन कह रहा है कि जो साइट्स है वो सरकारों के बीच अंतरराष्ट्रीय करार, तो ये तो सही है, बट ये जो IUCN जो है ये यूनियन का अंग, UN का अंग नहीं है, तो ये जो चीज है ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे अंग है दे दिया है, तो यहाँ पे पहला जो है वो गलत। दूसरा क्या है, IUCN प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्र परियोजनाएं चलाता है, ये सही है। जो साइट्स है वो क्या करता है, उन राज्यों पर वैध रूप से आबद्ध कर है, जो मतलब ये आबद्ध कर है, यानी कि इस जो अगर इस पे जो साइन किया वो उसके उनके लिए ये बाध्यकारी संस्था है, ये चीज याद रखिएगा, यही चीज यहाँ पे बोला है, जो इसमें शामिल हुए हैं। ठीक है, लेकिन यह कन्वेंशन राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेता है, तो ये राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेता है, ये भी सही है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो 2 और 3 सही होगा, यानी B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, जो IUCN है ये अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो कि प्राकृतिक संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों का सतत संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत है। ये संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है, ये क्या है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये जो है ये अंतरराष्ट्रीय संगठन है, ना कि ये संयुक्त राष्ट्र का अंग है। ठीक है, तो यही चीज, इसी के बेसिस पे वो ऑप्शन गलत हो जाता है पहला। ठीक, नेक्स्ट आता है यहाँ पे IUCN के बारे में, जो जो IUCN की रेड डेटा बुक है उसके बारे में बताना है कि कौन सा सही है। तो पहला जो है वो है, जैव विविधता के प्रखर स्थलों जैसे हॉटस्पॉट में विद्यमान स्थानिक जो पौधे और पशु जातियों, इसको सूची में शामिल किया जाता है, ये सही है। दूसरा, संकटग्रस्त पौधों और पशुओं की जो जातियां उनको भी सूची में शामिल किया जाता है रेड डेटा बुक में, ये भी सही है। दूसरा, विभिन्न देशों में जो प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण हेतु जो संरक्षित स्थल की सूची है उसको शामिल किया जाता है, तो यहाँ पे 1 और 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे कितने कुट ये पूछा है, कितने कुट के आधार पे कौन सा सही है, तो जो है यहाँ पे देखिए दूसरा बस सही है, पहला भी गलत है। देख लेते हैं पहला क्या गलत है। तो यहाँ पे प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतरराष्ट्रीय संरक्षण संघ इंटरनेशनल जो यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा प्रकाशित होती है रेड डेटा बुक, जो कि विलुप्ति के कगार पे खड़े जो संकटग्रस्त पौधे हैं उनको जंतु, प्रोटिस्टा, कवक, इन लोगों को किया जाता है कवर। जो हॉटस्पॉट हैं स्थल, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट किसे कहा जाता है, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जहाँ पे जो है इकोटोन बनता हो, यानी कि स्थल हुआ, जैसे मान लीजिए इधर इधर क्या हुआ, जैसे देखो इधर बना दे रही हूँ मैं,
ये क्या है, मान लीजिए ये जलीय पारितंत्र है, ये स्थलीय पारितंत्र, ये बीच का जो एरिया हुआ ये क्या हुआ, ये हॉटस्पॉट हुआ। ठीक है, तो ये जो है ये रेड डेटा बुक के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, हॉटस्पॉट जो है ये नहीं आता, तो दूसरा बस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है रेड डेटा बुक अथवा जो रेड लिस्ट है उससे जो संबंधित संगठन है, किससे किसकी ये है रेड डेटा बुक, तो ये IUCN की है, अभी हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट रेड डेटा बुक की कौन सी सूचना है, तो कौन सी सूचना है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है वो लुप्त प्राय पौधों एवं पशुओं की जो है वो सूचना देता है। रेड डेटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, तो IUCN के द्वारा किया जाता है। वो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए विलुप्ति होने वाली जो प्रजातियां हैं उनको सूचीबद्ध किया जाता है किसमें, तो रेड डेटा बुक में किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो आई होप ये चैप्टर आप लोग को क्लियर हो गया होगा। एक ये भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे, देखिए पढ़ रहे हैं, UPSC 2019 में आ गया है, तो देख लेते हैं इसको भी। यहाँ पे दिया है वन्य प्राणी दिया है, और क्या दिया है कि यहाँ के ये निवासी हैं, कहाँ पे ये पाए जाते हैं। पहला है नीले जो मीन पक्ष वाले जो महासीर हैं, ये कहाँ, कावेरी नदी में पाए जाते हैं, तो ये गलत है। और दूसरा जो इरावदी डॉल्फिन है, चंबल नदी यहाँ पे दिया हुआ है, नहीं ये सही है। इरावदी डॉल्फिन अभी हम लोगों ने पढ़ा वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में पाए जाते हैं, तो ये चंबल नदी यहाँ पे गलत हो जाएगा। और मोरचाव जो चित्तीदार बिल्ली होती है उसको पूर्वी घाट में, ये भी सही है। यानी कि यहाँ पे 1 और 3 ऑप्शन बस करेक्ट होगा, इरावदी डॉल्फिन की वजह से दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल में पाई जाती है। ठीक है, तो ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट चैप्टर है जैव विविधता एवं संकटापन्न जो जातियां हैं उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे जातियों के बारे में है कि जो इंडेंजर्ड जातियां हैं उनके बारे में हम लोगों को देखना है। तो पर्यावरण में प्राकृतिक एवं मानवीय कारकों की वजह से विभिन्न जातियों पर जो है संकट उत्पन्न होते रहते हैं। इनकी संख्या कम होती जाती है। पिछले 10 वर्षों में गिद्धों की जनसंख्या जैसे एकाएक गिरावट आई है। किसके कारण गिरावट आई है, तो ये देख लेते हैं। तो जो पशुओं को दर्द निवारक दवा दिया जाता है, डिक्लोफेनेक सोडियम के नाम से जाना जाता है, ये दवा जो दिया जाता है, तो इसके कारण जो पशुओं का मृत्यु हो जाता है। तो ये जब पशुओं की मृत्यु के बाद क्या होता है, जो गिद्ध उन्हें खाते हैं, 1 महीने के अंदर जो है वो गिद्ध जो इन पशुओं को खाते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कितनी गिद्धों की संख्या में कमी हुई है, कि 30 दिनों के भीतर तो उनकी मृत्यु हो जाती है। 10 वर्षों के भीतर भारत, नेपाल और पाकिस्तान में बड़े पैमाने पे जो गिद्धों की मौत हुई है। ठीक है, ये चीज दिया हुआ है। और उसके बाद आता है यहाँ पे अगर देखते हैं हम इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, जो चमगादड़ की एक प्रजाति है, जो कि बांग्लादेश, तिब्बत यानी चीन, तिब्बत, म्यांमार, भूटान और भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका में पाई जाती है। इसे ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट भी कहा जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये जो ये प्रजाति के बारे में पूछ लेता है, ये भी जो है इंडेंजर्ड की कैटेगरी में है। और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो भारतीय महाद्वीप में भारत में भी पाई जाती है। चीन, म्यांमार और ये भूटान, मालदीव यहाँ पे पाई जाती है। अब आता है ड्यूगोंग जो है, ड्यूगोंग एक विशाल समुद्री स्तनधारी है। ठीक है, लार्ज मरीन मैमल है, जो कि IUCN की रेड डेटा लिस्ट में वनरेबल की कैटेगरी में आता है, असुरक्षित है। ठीक है, वुल्नरेबल का मतलब असुरक्षित है, इसमें शामिल किया गया है। यह एक शाकाहारी स्तनधारी है, जो कि घास खाने की वजह से, मतलब घास खाने की आदत है इसको, तो इस वजह से इसको समुद्री जो गाय भी कहा जाता है, यानी कि सी गाउ भी कहा जाता है। पूछ लेता है एग्जाम में कि सी गाउ किसे कहा जाता है, तो ये है जो क्या नाम है इसका, ड्यूगोंग जो है, इसको कहा जाता है सी गाउ। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, फैक्ट है। ड्यूगोंग को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट 1972 के किस सूची में रखा गया, किस अनुसूची में, शेड्यूल में, तो शेड्यूल 1 में इसको रखा गया है। ठीक है, ये चीज है यहाँ पे। अब यहाँ पे कलीस तीतर है। कलीस तीतर कहाँ पे, जम्मू कश्मीर का एक राजकीय जो है पक्षी है कलीस तीतर, इंपॉर्टेंट है। ये उड़ने वाली, अब देखिए उड़ने वाली जो गिलहरी है भारत के साथ साथ रूस, चीन, जापान और यूरोप में भी पाई जाती है, अफ्रीका, यूरोप में भी। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में प्राय जो उड़न गिलहरी को देखने को मिलती है। तो देखिए इंडिया में कहाँ पे पाई जाती है, तो हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, फिर आता है यहाँ पे सिलोन फ्रॉग माउथ। ये भारत की पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका में पाए जाने वाला जो पक्षी है उसको कहा जाता है सिलोन फ्रॉग माउथ। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज जो नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, कि जो खतरे की स्थिति में निम्न अनुसार कौन कौन सा है, तो सुनहरे जो लंगूर हैं ये विलुप्त प्राय यानी इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आएंगे। और जो ह्यूलॉक गिब्बन है ये विलुप्त प्राय कैटेगरी में है। एशियाई जो जंगल के कुत्ते जो है वो विलुप्त प्राय की कैटेगरी में आएंगे। मरुस्थलीय बिल्ली जो है वो कम खतरे की कैटेगरी में आएंगी। ठीक है,
विलुप्त प्राय यानी कि इंडेंजर, ठीक है। और कम खतरा यानी कि वल्नरेबल है, सुभेद्य है, ठीक है, ये चीज है। जो चीनी पर्वतीय बिल्ली है वो माउंटेन, जो चाइनीज माउंटेन कैट, इसको किस सूची में रखा गया है, इसको वल्नरेबल की सूची में रखा गया। तो आई होप ये चैप्टर भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, इंपॉर्टेंट है ये भी चैप्टर। इससे रिलेटेड कुछ पीवाईक्यूज देख लेते हैं। तो पहला जो है ये है, कौन सी जो ड्रग गिद्धों की समष्टि के ह्रास के लिए उत्तरदायी, यानी कि गिद्धों की जिससे मृत्यु हो रही है वो कौन सा ड्रग है। तो वो ड्रग जो गायों को दर्द निवारक के रूप में दिया जाता है, डिक्लोफेनेक सोडियम, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, भारत में गिद्धों की तेजी से गिरावट के लिए मुख्य कारण क्या है, डिक्लोफेनेक दवा का जो अत्यधिक प्रयोग करना, ये है। वही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट है, तो ये हम लोग छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट आता है, भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में जो फ्लाइंग फॉक्स है, जो उड़न फ्लाइंग फॉक्स है, उसके संदर्भ में मतलब वो क्या है। तो फ्लाइंग फॉक्स जो है वो अभी हम लोगों ने पढ़ा, चमगादड़ है। चमगादड़ की एक प्रजाति है जो कि भारतीय वन्य जीवन मतलब भारत के उसमें भी पाया जाता है, चीन, नेपाल और पाकिस्तान में भी पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, चमगादड़ की एक प्रजाति है। ड्यूगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पे है, क्या है ये। तो ये क्या है, एक स्तनधारी है, यानी कि एक मैमल है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी ड्यूगोंग के संदर्भ में बताना है। अब क्या बताना है यहाँ पे, पहला ये शाकाहारी समुद्री जानवर है, सही है। ये भारत के पूरे समुद्र तट के साथ साथ पाया जाता है, पूरे समुद्र तट के साथ पाया जाता है। तीसरा है, ये वन्य जीव संरक्षण 1972 की सूची वन में है, तो वन सही है और थ्री सही है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आता है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि जो, अब देखिए जो ये अभी क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा, ये कब आया हुआ है, 2015 में आया यूपीएससी में, ठीक है। ये जो टॉपिक है ये यूपीएससी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग देख पा रहे होंगे यूपीएससी में हर साल इससे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, प्रोसोपिस जो जूलीफ्लोरा नामक पादप है, प्लांट है, ये क्यों समाचारों में रहता है। तो ये समाचारों में इससे रहता है कि जिस क्षेत्र में ये उगता है वहां की जैव विविधता को कम करने लगता है, इसीलिए समाचारों में रहता है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आता है, यहाँ पे जो आवाज बता रहा है कि कौन सा जो है निम्नलिखित राज्यों में किसमें जो सिंह बानर है, पुच्छी बानर यानी कि मैकॉन्ग कहा जाता है इनको, ये पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं तमिलनाडु में, केरल में और कहाँ पे, कर्नाटक में पाए जाते हैं। सिंगपूछी वानर यानी कि लॉयन टेल्ड में, और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, दक्षिण भारत में स्थित है, पश्चिमी घाट में ये पाए जाते हैं, तमिलनाडु, केरल व कर्नाटक राज्यों में ये पाए जाते हैं, ठीक है। ये चीज है। अब देखिए यूपीएससी 2020 में पूछा हुआ है कि भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सीलोन फ्रॉगमाउथ जो है और कॉपर इसमें और ग्रेट जो चिंड है, ये जो रेड स्टार्ट है, ये क्या है। तो ये सारे के बारे में आपको देकर के पूछ रही है क्या, ये सारे पक्षी हैं, ठीक है। तो यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है, तो ये वाला जो चैप्टर है यूपीएससी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट देखिए दिया है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जो लवण जल है वो मगर पाया जाता है, मतलब लवण जल में मगर पाया जाता है। अब मगरमच्छ, अब मालाबार में पश्चिमी घाटों में श्रू और जो टैपीर पाए जाते हैं, ये दिया हुआ है। तो ये 1 एंड 2 दोनों सही है, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, कल मैं लेके आऊंगी रमसार सम्मेलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी पीसीएस के लिए। आज से ये सब टॉपिक 2-3 टॉपिक करके मैं पढ़ाऊंगी। तो आज यहीं तक रखते हैं, कोई भी डाउट होगा तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो प्लीज आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।